हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले यार एक बार फिर से वक्त आ गया जब तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। भाई हम लोग 24,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बिना सब्सक्राइब करे कंटेंट का सेवन कर रहे हो, बकचोदी मत करो और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और यार मेरे को सपोर्ट करो। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं आज के पहली अपडेट से, जो कि आती है बड़े भैया से। तो भाई बड़े भैया के लाइफ में भाई जो एक अनइमेजिनेबल अनथिंकेबल जो एक ट्रेजेडी हुई है, ऑफ कोर्स भाई उनको इस समय अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए और वो है भी। लेकिन लिवरपूल का मैच निकल गया और अब कहीं ना कहीं अगर फुटबॉलिंग टर्म्स की हम बात करें, या आई नो इट्स मतलब जो भी ट्रेजेडी हुई उसके सामने बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई अब वो कौन सा मैच होने वाला है जब बड़े भैया अपना रिटर्न करेंगे। तो रिसेंटली यार आज सुबह टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को कंफर्म किया कि रोनाल्डो ने यहाँ पर एक फुल ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट किया है और हम ये मान के चल सकते हैं कि आर्सेनल वाले मैच में यहाँ पर रोनाल्डो इंक्लूड किया जा सकता है। हाउएवर देखो इसकी कंफर्मेशन नहीं है और मेरे को लगता है कि रांगनिक रोनाल्डो वाला जो पत्ता है वो लास्ट तक छुपा के रखेगा और हमको लाइनअप के वक्त ही जो पूरी स्पेकुलेशन है वो यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखेगी। बट आई होप कि भाई रोनाल्डो इस समय मेंटली स्टेबल और सिर्फ रोनाल्डो ही नहीं बल्कि रोनाल्डो और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर इस समय मेंटली जल्दी से जल्दी रिकवर करे और डेफिनेटली जो ट्रेजेडी वाले जो काले बादल है ना जल्दी से हटे। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर अपने दूसरे गोट की और वो है यहाँ पर लियोनेल मेसी से। वैसे इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग ना स्टोरी से हटके मेरे को एक अपना ओपिनियन देना है यार। मेसी की इंजरीज कंसर्न, मेसी की जो इंजरी रिकॉर्ड है ना इस समय पीएसजी में, या तो ये है कि भाई बार्सिलोना के डॉक्टर मतलब अलग ही लेवल पे केयर करते थे मेसी की, या फिर कहीं ना कहीं शायद से पीएसजी के जो डॉक्टर है ना भाई वो चुतिया गए हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन भाई मेसी का इंजरी रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है पीएसजी में। लेट्स होप कि भाई अपना जो दूसरा गोट है वो थोड़ा संभल के रहे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर उनके ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर अपडेट को लेके। अब सिंपल सा मामला यहाँ पर ये है कि ये तो सबको पता है कि मेसी मतलब डेफिनेटली यार पीएसजी को मेसी का दूसरा घर का भी कह ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते। मैं तो देखो मैं मेसी फैन नहीं हूँ, मेसी आर्ट को फैन नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं फिर भी ये कभी नहीं कह सकता कि मेसी कंफर्टेबल है पीएसजी में। बट अगर मेसी की फ्यूचर को लेकर बात करें तो भाई यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है कि पीएसजी ना ये सारी नेगेटिविटी की बात करें या फिर मेसी की तरफ से भी अगर बात करें ना, तो दोनों पार्टीज के पर्सपेक्टिव से भाई दोनों इसी कंक्लूजन पे निकल रहे हैं कि मेसी पीएसजी से इस समर कहीं नहीं जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से पीएसजी ना सारे अर्जेंटाइंस को बाहर कर देगी, अर्जेंटीनियन जितने भी लोग हैं सबको बाहर कर देगी सिवाय मेसी के। मतलब यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि मॉरिशियो पोचेटिनो बाहर जा रहा है, यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि एंजल डी मरिया यहाँ पर बाहर जा रहा है, जिसका अगेन काफ़ी अच्छे क्लोज रिलेशन है लियोनेल मेसी से। लियोन परेदेस यहाँ पर जिसके क्लोज रिलेशन वो भी यहाँ पर बाहर जाएगा और यहाँ पर मोरो इकार्डी, ये तीनों ही प्लेयर कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर पीएसजी में नहीं देखते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप देखो कि मेसी ऑलरेडी हम कहते हैं कंफर्टेबल नहीं है पीएसजी में, और उसके ऊपर से जिनके साथ उनकी अच्छी बनती है, एम्बापे के साथ उसका अच्छा रिलेशन है वो मैड्रिड। उसके बाद अगर हम बाकी तीन प्लेयर्स की बात करें तो उनका भी फ्यूचर यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब खत्म मान के चलो कि पीएसजी उन पे चाहे लॉस भी लेना पड़े ना तब भी यहाँ पर वो उनको नहीं रखने वाली। लियोन परेदेस पे भी लॉस लेंगे शायद से वो, मोरो इकार्डी पे भी वो यहाँ पर लॉस लेंगे, और डी मरिया को तो खैर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं करके दे रहे। ये थोड़ा सा यहाँ पर शॉकिंग नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा सेटबैक तो है, क्योंकि देखो यार बार्सिलोना के काफ़ी प्लेयर्स और काफ़ी मैनेजर्स की हम बात करें, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी ओकेजन्स पे कह चुके हैं कि भाई मेसी के लिए बार्सिलोना के दरवाजे हमेशा यहाँ पर खुले हुए हैं। स्टिल मेरे को लगता है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से मेसी यहाँ पर अपने आप को फिर से लीग वन में प्रूव करना चाहता है और वो एक साल जो अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर पीएसजी के साथ ही स्पेंड करेगा। हाउएवर जो ऑप्शनल ईयर है ना, जो तीसरा ऑप्शनल ईयर है वो यहाँ पर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा एज ऑफ नाउ, और उसके बाद वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि तीन ऑप्शन होंगे, या तो बार्सिलोना आ जाए यानी कि वो एक यूरोपियन क्लब में जाए, बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी यही होते हैं, उसके बाद या वो एमएलएस में जाए या फिर वो अपनी नेटिव कंट्री अर्जेंटीना में वापस चले जाए। ये कहीं ना कहीं ऑप्शंस तब देखने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ फिर बात करते हैं हम यहाँ पर बार्सिलोना से। तो भाई ये एक बड़ी अपडेट है बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो लेवेंडोव्स्की के एजेंट है ना ज़ाहावी, उनके तरफ से यहाँ पर उनके कैंप से और उनसे रिलेटेड अब ये रिपोर्ट आई है कि ज़ाहावी और बायर्न म्यूनिख के बीच में अब एक काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि अल्टीमेटम मीटिंग हो सकती है, जहाँ पर बायर्न अपना पक्ष रखेगा और यहाँ पर जो लेवेंडोव्स्की के एजेंट है वो अपना पक्ष रखेंगे। अब मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स बता देता हूँ इस समय। अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं टेलीग्राफ की वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पर लेवेंडोव्स्की के बारे में जो लिखा गया है वो ये है कि पहली चीज़ तो लेवेंडोव्स्की को पता है कि बार्सिलोना उसमें इंटरेस्टेड है, उसको ये भी पता है कि ज़ावी उसको बार्सिलोना में लेके आना चाहता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हाउएवर वो स्टिल
बायर्न में रहने का सोच रहा है, लेकिन उसको कम से कम 3 या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके करियर का एक आखिरी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और बायर्न इसी लास्ट पॉइंट पे नहीं मान रही है। बायर्न इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देना चाहती उसको 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर मैंने आपको बताया भी है कि जो जूलियन नेगल्समैन है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है जिस तरीके से बायर्न ग्नाब्री की बात करें या फिर हम लेवेंडोव्स्की की बात करें, इनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस को यहाँ पर हैंडल कर रही है। एक इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि अगर लेवेंडोव्स्की और बायर्न में बात नहीं बनती ना, तो बायर्न जो प्राइस टैग सेट करने वाली है वो है यहाँ पर 40 मिलियन यूरोज। अब अगर बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो देखो यार, मैं एज ए बार्सिलोना, तो खैर मैं बार्सिलोना का फैन नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे को लगता है कि इस पे उनको गैम्बल लेना चाहिए। दे नीड टू टेक गैम्बल ऑन दिस ट्रांसफर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही छाती फाड़ के आप खुश हो जाओ, मतलब देखो खुश होना चाहिए भाई, लेवेंडोव्स्की है भाई, 11 गोल्स की है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि यस काफ़ी लोग ये कहेंगे कि पैसा है, 40 मिलियन कम पैसा है बार्सिलोना पे और अच्छी जगह लगा लेना चाहिए, डिफेंस पे लगाओ, अटैक में हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, बट स्टिल मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी डील होगी जो कि बार बार अवेलेबल नहीं होती। और 40 मिलियन का गैम्बल यार लेके देख लो भाई, मेरे को लगता है कि बार्सिलोना इस पे मिस मत करना, यू नीड। और डेफिनेटली किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आ रहा है तो तुमको चाहिए ही चाहिए। चलो ये तो मेरा फिलर रहा है, बकचोदी नहीं करते। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है चेल्सी के सेंटर बैक एंटोइन रुडिगर से। अब देखो यार, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि कल का मैच था चेल्सी आर्सेनल वाला, यहाँ पर आर्सेनल ने 4-2 से चेल्सी को हरा दिया है। साफ दिख रहा था यार, साफ दिख रहा था कि यहाँ पर रुडिगर की कितनी ज़्यादा कमी है उस चेल्सी के डिफेंस में। खैर एक यहाँ पर चीज़ ये भी है कि अगर हम क्रिस्टेंसन की बात करें तो भाई क्रिस्टेंसन बार्सिलोना में आ रहा है। डू लेट मी नो कि बार्सिलोना फैंस तुम इसके रिगार्डिंग क्या सोच रहे हो क्रिस्टेंसन की, कि भाई डील कैंसिल करनी है नहीं करनी है। लेकिन अगर हम रुडिगर की बात करें ना, तो अकॉर्डिंग टू एथलेटिक, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज़ बताई कि रुडिगर ने अपनी डेडलाइन सेट कर दी है और रुडिगर अपने फ्यूचर को यहाँ पर 10 दिन यानी कि अप्रैल के एंड से पहले पहले उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करेगा। अब कहीं ना चेल्सी के फैंस मानेंगे या फिर आप देखो कि काफ़ी फैंस ये सोच सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि चेल्सी के अभी तक ओनर ही नहीं आए हैं। जब तक ओनर नहीं आएंगे तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा ही नहीं, और ऐसे में तो साफ पता चल रहा है कि शायद से रुडिगर बाहर के लिए पुश कर रहा है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यहाँ पर सिंपल सा इतना है कि ठीक है, अगर ये सेक्रीफाइस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चेल्सी के कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इसके चलते चेल्सी को जो अपना बाइंग प्रोसेस है, जो नए ओनर को फिक्सिंग प्रोसेस है, वो जल्दी हो जाए। क्यों हो जाना चाहिए भाई जल्दी? आई नो रुडिगर इज अ भाई वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, उसको टीम में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि टूकल की वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लेकिन हम यहाँ पर चेल्सी के फ्यूचर की बात करें तो उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि अपने हिसाब से और यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से मई तक यहाँ पर डिसाइड होगा कि नया ओनर कौन है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि डेफिनेटली ओनर का जो हिसाब है ना वो वैसे ही चलना चाहिए। अब चाहे रुडिगर की बात हो चाहे लुकाकू की बात हो, ये तो चलता रहेगा, लेकिन फ्यूचर भाई चेल्सी का बहुत बड़ा है और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत आगे की देखनी पड़ेगी। अगर वापस से रुडिगर की बात करें तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि टूकल को पता है और टूकल बार बार बोलता आ रहा है कि रुडिगर उसकी पहली प्रायोरिटी है, वो चाहता है कि यहाँ पर रुडिगर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। हाउएवर अगर रुडिगर की डेडलाइन की हम बात करें तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं, काफ़ी लोग सोचेंगे कि रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है। क्या वो सच है? इसका आंसर है येस, इट इज़ कन्फर्म कि रियल मैड्रिड इस समय रुडिगर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि एक्चुअली में रुडिगर को साइन करने की रेस में ना रियल मैड्रिड से आगे इस समय बार्सिलोना है। अगर हम ला लीगा की बात करें तो ला लीगा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बार्सिलोना रियल मैड्रिड से आगे है और बार्सिलोना के साइन करने के चांसेस ज़्यादा हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड से। तो ये अभी की कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स हैं और बैटिंग ऑड्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी दो क्लब्स की तो वो यहाँ पर जुवेंटस भी आता है और वो यहाँ पर इस समय बायर्न म्यूनिख भी आता है। यार बायर्न म्यूनिख या पीएसजी, इन दोनों में से कोई क्लब था, आई डोंट नो, लेकिन इन दो क्लब्स में से आता है यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और भाई यूनाइटेड में एक तरीके से नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके की हेडलाइंस हमको सुनने को मिल रही है और देखने को मिल रही है। जो दो बड़े स्काउट थे, जो दो चीफ स्काउट थे इस समय यूनाइटेड की हायरार्की में, वो थे यहाँ पे जिम लॉलर और यहाँ पर मार्शल बोट। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कल अपना रेजिग्नेशन देके जा चुके हैं इस क्लब से। एक 16 साल से हमारे साथ था और एक यहाँ पर 8 साल से था। अब कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से जो रिक्रूटमेंट क्रिटिसिज्म यूनाइटेड को मिल रहा है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन
के मत्थे मार दिया गया है। अब यहाँ पर दो फैंस बटे हुए हैं, एक लोग डेफिनेटली इस चीज़ को एक रेवोल्यूशन की तरह मान रहे हैं और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में एक चीफ स्काउट, डेफिनेटली नो वंडर की एक इंपॉर्टेंट रोल है, बट इसका से इतना नहीं होना चाहिए जितना कहीं ना कहीं उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर क्रिटिसिज्म के चलते उनका रेजिग्नेशन आना तो फिर रेजिग्नेशन को तो बहुतों का ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये चीज़ है कि अगर राल्फ रागनिक के पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ की बात करें, अगर राल्फ रागनिक के इंटरव्यूज़ की बात करें, स्टेटमेंट्स की बात करें, तो वो बंदा ऊपर से नीचे तक भाई ज़मीन को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। ही नोज कि जो सड़न है ना भाई वो ना जड़ से है। ये मैगवायर को गाली देके, ये टीम परफॉर्मेंस को गाली देके इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो लोग ऊपर बैठे हैं उसको पता है कि यहाँ से बकचोदी चालू हो रही है और बकचोदी वहीं से ही खत्म करनी पड़ेगी। आई एम हैप्पी, यस रांगनिक की टैक्टिक्स काम करे ना करे, लेकिन मैंने देखो तुमको पहले ही बताया कि रांगनिक की कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, जिस तरीके से वो मीडिया को हैंडल कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ भाई, वो बंदा ना दोस्त बनाने नहीं आया अपने, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इस यूनाइटेड को ठीक करने के लिए ना भाई एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको ना जिसकी फटती नहीं है और जिसको दोस्त नहीं बनाने। ये इनकी तरह नहीं है कि हाँ भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी तारीफ नहीं करूँ, मैं तेरी बुराई नहीं करूँगा, मैं तेरी तारीफ करूँगा। मानो ना मानो, ओले गुनार सोल्शायर वाज अ बेबी फेस, पोचेटिनो भी एक बेबी फेस है, मे बी एरिक टेन हैग भी हो सकता है या फिर होएगा ही, बट स्टिल एरिक टेन हैग के साथ अगर रांगनिक है ना तो मैं थोड़ा सा मैं केयर फ्री हो सकता हूँ कि मेरे को पता है कि रांगनिक जो कर रहा है उसका जो मोटिव है और जिस एटीट्यूड के साथ कर रहा है भाई वो उसकी ज़रूरत भी है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ठीक भी करेगा। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पर यूनाइटेड की जो ट्रांसफर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है उसका सबसे बड़ा दोष किसको देना चाहिए। वैसे यस, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2012 के बाद से सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली जो टीम है वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है विद 1.3 बिलियन यूरोज। बाकी मैं अगर अपने दूसरे क्लब की बात करूँ तो शायद से 25वें स्थान पर है रियल मैड्रिड। तो काफ़ी बड़ा कंट्रास्ट है ट्रांसफर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।